So hello everyone and welcome to the part 2 UPSC. We were following our complete economy series और हम लोग देख रहे थे हमारा बैंकिंग सेक्टर। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरीके से 1991 के पहले प्री रिफॉर्म्स पीरियड में गवर्नमेंट सारे की इंडस्ट्रीज की नेशनलाइजेशन कर रही थी। बट 1991 के बाद पोस्ट रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट का अप्रोच कंप्लीटली शिफ्ट हो गया नेशनलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन की तरफ। और इसका मेन कैटलिस्ट कौन था? द नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट। और इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आखिर वो कौन-कौन से ऐसे रिकमेंडेशन थे नरसिम्हन कमेटी की जिनके कारण ये सारे चेंजेस आए हमारे बैंकिंग सेक्टर में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमने ये देखा था कि नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट का गठन किया गया था, जिसे कि हम लोग कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम भी बोलते हैं, फॉर द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया। और इसने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। उन रिकमेंडेशंस को हम लोग ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला बैंक कंसोलिडेशन, दूसरा एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स, तीसरा रिडक्शन इन गवर्नमेंट ओनरशिप एंड फोर्थ बैंक रेगुलेशन एंड सुपरविजन। तो हम इन चारों पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे एक-एक करके। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैंक कंसोलिडेशन। तो आखिर बैंक कंसोलिडेशन क्या होता है? तो नरसिम्हन कमेटी का ये मानना था कि इंडिया में बहुत सारी छोटी-छोटी बैंक्स हैं और उन स्मॉल बैंक्स के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास इनफ कैपिटल नहीं है, तो इस कारण से उनकी एफिशिएंसी काफी कम है। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जरूरत है अब इन सारे छोटे-छोटे बैंक्स को या तो मर्ज करने की या तो अमलगमेट करने की। जिनके जिनके सेम बिजनेस मॉडल है, उन्हें अगर हम एक लार्ज एंटिटी के तौर पे बना देते हैं, तो अगर हम उन छोटे-छोटे बैंक्स को एक लार्ज एंटिटी के तौर पे फॉर्म करते हैं, तो वो पहले से ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब उनका कैपिटल बेस इंक्रीज़ हो जाएगा, उनके ऑपरेशन कॉस्ट, उनके जितने भी खर्चे आते हैं, वो कम हो जाएँगे, उनका मार्केट रीच भी अब ज़्यादा दूर तक पहुँच पाएगा। साथ ही साथ अब वो फॉरेन बैंक से ज़्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंटली compete भी कर सकते हैं। तो इस कारण से नरसिम्हन कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जितने भी छोटे-छोटे बैंक्स हैं, उन्हें लार्ज एंटिटीज के तौर पे एक सिंगल बैंक में अमलगमेट कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। और इसकी स्टार्ट कब से हुई? 1993, जब न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को इलाहाबाद में मर्ज कर दिया गया। फिर उसके बाद 2004, इसमें ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ मर्ज कर दिया गया। उसके बाद आता है 2008 एंड 10, यहाँ पे एसबीआई के दो एसोसिएट्स, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही मर्ज कर दिया गया। और लास्टली 2017 में जितने भी बचे हुए एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स थे, उन्हें भी एसबीआई में ही मर्ज कर दिया गया। और एट लेट एज 2019 हमने ये देखा कि 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कंसोलिडेट कर दिया गया है। और ये मेगा बैंक मर्जर ड्राइव थी, जिसमें इलाहाबाद और इंडियन बैंक को मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक के तौर पे। उसी तरीके से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के साथ, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के साथ, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट के रिकमेंडेशंस के बाद सारे बैंक का अब मर्जर होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इनसे वो और ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग हो सके और इंडिया का बैंकिंग सेक्टर और ज्यादा एफिशिएंटली काम करे। तो हमने देखा इन सारे मर्जर्स के बाद अब इंडिया में सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हुए हैं, ओनली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और इन 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ओरिजिनल बर्थ बहुत ज्यादा हो चुकी है, इनके कैपिटल बढ़ चुके हैं और इनका मार्केट रीच भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये तो थे वो रिकमेंडेशन जो नरसिम्हन कमेटी ने बैंक कंसोलिडेशन के लिए किए थे, उनके रिगार्डिंग से किए थे। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं हमारा एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक। तो हमने ये देखा था कि टिल 1980 100% बैंक्स नेशनलाइज हो चुके थे इंडिया में। बट उनके साथ प्रॉब्लम अब ये आ रही थी कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं हर एक सरकारी दफ्तर में काम उतना ज्यादा इफेक्टिवली होता है नहीं। उसी तरीके से बैंक्स का भी वही हाल हो गया था। अब क्योंकि सारे बैंक नेशनलाइज्ड हो गए थे, गवर्नमेंट के हो गए थे, तो उन्हें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं था। तो उनमें लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आ गई थी, वो काफी इनएफिशिएंट हो गए थे,
क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर प्राइवेट एंटिटी कोई होती है, तो उसे अपना प्रॉफिट बनाना होता है और उस प्रॉफिट के कारण ही वो एफिशिएंटली काम करती है। बट जैसे ही बैंक सारे के सारे नेशनलाइज्ड हो गए, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर आ गए, तो उनमें धीरे-धीरे इनएफिशिएंसी देखी जाने लगी। और साथ ही साथ बैंक्स के जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, वो भी अब बढ़ते जा रहे थे। तो आखिर इन सारे का रीज़न क्या था? क्यों इतने प्रॉब्लम्स हो गए थे नेशनलाइज्ड बैंक्स के साथ? और रीज़न ये था कि देयर वाज़ डायरेक्टेड एंड कंसेशनल लेंडिंग फॉर पॉपुलिस्ट रीजन्स। पॉपुलिस्ट रीजन्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल रीजन्स। तो पॉपुलिस्ट रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। जैसे कि अगर लोन्स को दे देना और बाद में लोन्स को माफ करा देना। बहुत सारे फार्मर का जो वेव ऑफ हुआ था लोन, इन सारे रीजन्स से क्या हुआ था कि बैंक के पास अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल देती थी पहले लोन देने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में। अब प्रायोरिटी सेक्टर में जैसे लोन देना स्टार्ट हो गया तो एक टाइम के बाद वो उसको पे बैक नहीं कर पाते थे, और पे बैक नहीं कर पाते थे तो सरकार अपनी वोट बैंक के लिए उन सारे लोन्स को वेव ऑफ कर देती थी। तो इस कारण से अब बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स धीरे-धीरे बहुत ही बढ़ते जा रहे थे। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये भी था कि यहाँ पे लैक ऑफ कंपटीशन था। किसी बैंक्स को किसी से कोई मतलब नहीं कौन कितनी प्रॉफिट कर रही है। वो सारे बस अपना डेली रूटीन वाला काम करते थे। जो-जो उन्हें बोला गया था वो करते थे और एफिशिएंसी उनकी काफ़ी लो हो गई थी। क्योंकि उनमें कोई कॉम्पिटिशन का भाव नहीं था, उनमें कोई एम्बिशन नहीं था। तो इससे डील करने के लिए सीएफएस ने यानी कि नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट ने ये रिकमेंड किया कि अब नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जरूरत है मार्केट में, ताकि सारे बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन इंक्रीज हो सके और इनकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से स्टार्ट हुई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल द प्राइवेट बैंक्स। सबसे पहले 1993 में एक्सिस बैंक एस्टैब्लिश हुआ, जिसका उस समय का नाम यूटीआई बैंक हुआ करता था। उसके बाद 1994 में एचडीएफसी बैंक, 1994 में ही आईसीआईसीआई बैंक और उसी साल इंडसइंड बैंक, ये तीनों बैंक 1994 में ही खोले गए। उसके बाद 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक, 2004 में यस बैंक, 2014 में बंधन बैंक और 2015 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इस तरीके से ये सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स का एंट्री हुआ हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिडक्शन इन गवर्नमेंट ओनरशिप। तो हमने ये देखा था 1980 आते आते तक सारे बैंक्स पे गवर्नमेंट का ही पूरा का पूरा ओनरशिप था। तो ऐसे केस में नरसिम्हन कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि बैंक्स अपने कुछ शेयर मार्केट में सेल कर दे। तो उससे ये होगा कि मान लीजिए जैसे ये प्राइवेट प्लेयर है, अगर बैंक अपने 20% शेयर को मार्केट में बेचती है, तो ये प्राइवेट प्लेयर ये 20% खरीदेगा और इसके एवज में ये कुछ पैसे देगा, जो कि पैसे वापस कहाँ से आएंगे, कहाँ पे आएंगे? बैंक में आएंगे। तो इससे ये होगा कि फ्रेश कैपिटल बैंक में इन्फ्यूज होगा। साथ ही साथ ये जो प्राइवेट प्लेयर है, अब क्योंकि ये 20% होल्ड करता है बैंक में, तो इसके पास कुछ डिसीजन मेकिंग पावर्स भी होंगे। ये भी एक बोर्ड मेंबर होगा। तो उससे ये होगा कि अब मैनेजरियल प्रोफेशनलिज्म भी आएगा बैंक्स में, और इससे ये होगा कि इनकी इफिशियंसी बढ़ेगी। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा compete कर सकते हैं। इनके डिसीजन मेकिंग में एक प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी कि इन्हें भी प्रॉफिट बनाना है अब। तो यही देखते हुए एसबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1993 पास किया गया, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट रिकमेंडेशन। और इसने अब अलाउ कर दिया था एसबीआई को कि वो अपने कैपिटल मार्केट को एक्सेस कर सकती है और 33% ऑफ इट शेयर को वो बेच सकती है मार्केट में। और जैसा कि अभी हम देख सकते हैं इन प्रेजेंट टाइम्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी सिर्फ 57.49% ही है। बाकी सारे जितने भी शेयर हैं वो या तो म्यूचुअल फंड या तो फिर फॉरेन प्लेयर्स या फिर अदर रिटेलर्स के पास है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशंस के अनुसार गवर्नमेंट अब अपने पब्लिक बैंक से ओनरशिप को कम कर रही थी। एसबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1993 के बाद फिर बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट भी आया 1994 में, और इसके तहत अब सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स को ये एक्सेस करने का अलाउ कर दिया था कि वो अब कैपिटल मार्केट में जा सकते हैं और 33% ऑफ इस शेयर को बेच सकते हैं। बट गवर्नमेंट यहां भी नहीं रुकी। इन 1999 मतलब उससे 6 साल बाद गवर्नमेंट अनाउंस इट्स डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। और डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होता है? जब आप अपने मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स बेचते हैं।
तो गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया कि अपने मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर, दैट इज मोर देन 50%, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को बेचेगी। और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली वो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जिनके पास एनफ एसेट होता है कि वो एक कंपनी को, एक बैंक को चला सकते हैं। तो जो ट्रस्टेड पार्टनर्स, ट्रस्टेड प्राइवेट पार्टनर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उन्हें ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहा जाता है। हालांकि इस अनाउंसमेंट के बाद अभी तक कोई भी ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान आया नहीं, बट इन द ईयर 1999 गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था। तो अब हमारा बच जाता है लास्ट पॉइंट, दैट इज बैंक रेगुलेशन एंड सुपरविजन। तो हमने ये देखा था कि 1969 में जब बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट आया था और उसके तहत 85% पूरा का पूरा बैंकिंग बिजनेस वो नेशनलाइज्ड हो चुका था, सारे के सारे गवर्नमेंट कंट्रोल में थे। तो वैसे स्थिति में बैंक का कंट्रोल था वो दो तरीके से बढ़ चुका था। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बैंकिंग डिवीजन के पास और एक आरबीआई के पास। अब क्योंकि आरबीआई के पास पावर थी कि ये ओवरऑल रेगुलेशन और सुपरविजन करे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, बट अब गवर्नमेंट का ऐसा कहना था कि फिर नेशनलाइजेशन का फायदा क्या अगर उसे कंट्रोल ना किया जा सके? अगर सारा का सारा कंट्रोल आरबीआई के पास ही है, तो गवर्नमेंट उसको किस तरीके से ऑपरेट करेगी? तो इसी कारण से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बैंकिंग डिवीजन का गठन किया गया था। और इस बैंकिंग डिवीजन का काम ये था कि ये सारे बैंक्स के ऑपरेशनल कंट्रोल को देखती थी। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, उनका ऑपरेशन कैसे होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी बैंकिंग डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हम देख सकते हैं कि ये एक तरीके का ड्यूअल कंट्रोल था। और सेम चीज नरसिम्हन कमेटी ने भी नोटिस की और उन्होंने एंड किया इस डुअल कंट्रोल को और ये कहा कि अब आरबीआई को ही बनाया जाएगा सोल एजेंसी फॉर द रेगुलेटिंग बैंक्स इन इंडिया, कि मतलब आरबीआई के अलावा बैंक्स को और कोई नहीं रेगुलेट कर सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बैंकिंग डिविजन के जो पावर्स थे, उन्हें उनसे छीन लिए कि इस डुअल कंट्रोल को खत्म करो और आरबीआई को ही सोल एजेंसी बनाओ फॉर रेगुलेटिंग बैंक्स इन इंडिया। इसके साथ ही साथ बैंक्स को काफी हद तक ऑटोनॉमी भी मिली, जहां पे उन्हें पूरा का पूरा फ्रीडम था कि वो अपने खुद के लिए डिसीजन ले सकते हैं। बट साथ ही साथ आरबीआई को एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटर के तौर पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई थी। तो ये तो था हमारा सारा पॉइंट बैंक रेगुलेशन एंड सुपरविजन से रिलेटेड। इसके साथ ही साथ कुछ अदर रिफॉर्म्स भी किए गए थे नरसिम्हन कमेटी के द्वारा, जैसे कि रिडक्शन इन एसएलआर एंड सीएलआर। एट दैट टाइम हमारा एसएलआर और सीआरआर बहुत ज्यादा हाई था। एसएलआर हमारा था 38.5% और सीआरआर था हमारा 15%। तो अब ताकि बैंक्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े, कमिटी ने ये रिकमेंड किया कि ये जो इतने हाई एसएलआर और सीआरआर है, उन्हें कम किया जाए और एसएलआर रेट को 38.5% से 25% पे लाया गया। साथ ही साथ सीआरआर जो कि उस समय 15% था, उसे घटा के 3 टू 5% लाया गया था। तो हम लोग देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में कितना बड़ा रोल है नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट का। उसके साथ ही साथ बहुत सारे डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम थे उस समय गवर्नमेंट के। मतलब कि बहुत सारे ऐसे क्रेडिट प्रोग्राम जहां पे बैंक्स को अपने कुछ फंड्स को अलग रखना पड़ता था फॉर लोन्स टू नीडी एंड पुअर सेक्टर्स, और ये काफी डिक्रीज रेट्स पे था। कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि इस प्रोग्राम को अब धीरे धीरे करके फेज आउट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं थे। साथ ही साथ अब इंटरेस्ट रेट जो पहले डिटरमाइन किए जाते थे, तो नरसिम्हन कमेटी ने ये इंसिस्ट किया कि अब ये रेट्स मार्केट फोर्सेस पे बेस्ड हो, जैसे कि सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड हो। पहले इन्हें पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही रेगुलेट करती थी कि क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो नरसिम्हन कमेटी ने इस प्रोसेस को भी एलिमिनेट करने के लिए सजेशंस दिए। साथ ही साथ हमारा लास्ट पॉइंट है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एआरएफ ट्रिब्यूनल। जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के प्रोपोर्शन थे और बैड डेट्स थे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, वो काफी अलार्मिंग रेट पे थे उस समय। तो कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि हम लोग एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड को इस्टेब्लिश करें, ताकि जितने भी बैड प्रोपोर्शन और डाउटफुल डेट्स हैं, उनको बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से निकाला जा सके और हमारे बैंक्स पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से रिकंस्ट्रक्ट होके और इफिशिएंटली काम करें। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट ने अपने सारे के सारे रिकमेंडेशंस दिए और इसके तहत बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा चेंजेस आया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट। अब हम अपने नए वीडियो में ये देखेंगे कि आखिर बैंक्स के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन तरह के बैंक होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होती है, कमर्शियल बैंक क्या होती है,
और पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल पार्ट टू यूपीएससी पे एंड कीप फॉलोइंग दिस कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज फॉर द यूपीएससी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।